हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। देखिए, इस वीडियो में आज हम बीएससी फाइनल के पेपर फर्स्ट में कोऑर्डिनेटा जो हमारा यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर क्लासिफिकेशन को और आगे बढ़ाते हुए कोऑर्डिनेटा के जो सुपर क्लासेज हैं उनके कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा कोऑर्डिनेटा का क्लासिफिकेशन ये हम पिछले वीडियोज में आपको बता चुके हैं और जैसा कि मैं आपको पुनः याद दिला देता हूँ, कोऑर्डिनेटा को सर्वप्रथम एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा में क्लासिफाई किया गया था। कुल मिलाकर कपाल वाले प्राणी और बिना कपाल वाले प्राणी में डिवाइड किया था। ये जिसका हम पहले कर चुके हैं। फिर कपाल वालों को हेमिकोऑर्डिनेटा सेफेलोयूरोकोऑर्डिनेटा में डिवाइड करके हमने पढ़ा था और जो क्रेनिएटा वाले थे जिनको वर्टिब्रेटा भी कहा गया, उसमें एक सुपर क्लास एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा को हमने अलग से डिवाइड किया, जबड़े वाले प्राणी और बिना जबड़े वाले प्राणी। पैटरमाइजोन साइक्लोस्टोमेटा के अंदर एग्नेथा में आता है, जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते, उसको हम पहले पढ़ चुके हैं। और उसके बाद नेथोस्टोमेटा जबड़े वाले प्राणियों में एक सुपर क्लास स्पीसीज और एक टेट्रापोडा, इस तरीके से हमने डिवाइड किया था। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, सुपर क्या नाम से जो वर्टिब्रेटा का यानी क्रेनिएटा का जो नेथोस्टोमेटा वर्ग था, जबड़े युक्त प्राणियों का जो वर्ग था, उसको उन्हें दो भागों में बांटा था, एक सुपर क्लास स्पीसीज में और एक सुपर क्लास टेट्रापोडा में रखा था। ठीक है, अब हम एक एक को लेकर के ये जो सुपर क्लासेज हैं के कैरेक्टर्स के बारे में इस वीडियो के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो आप गौर करना, एक एक कैरेक्टर को हम ठीक ढंग से समझने की यहाँ कोशिश करेंगे। मैंने सुपर क्लास स्पीसीज लिया है जिसको मत्स्य वर्ग भी कहा जाता है और मत्स्य वर्ग की क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं वो हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक एक बिंदु पर हम गौर करेंगे, विस्तार से समझने की आपको कोशिश करनी है। देखिएगा, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं लेकिन कुछ चुनिंदा और स्पेशल कैरेक्टर्स की हम यहाँ चर्चा करेंगे। हम बात करें तो नेथोस्टोमेटा में सुपर क्लास स्पीशीज को टेट्रापोडा से अलग क्यों रखा गया? इसका सीधा सा एक रीजन यही है, क्योंकि स्पीशीज मत्स्य वर्ग है और मत्स्य वर्ग कंप्लीटली एक्वेटिक हैबिटेट में पाई जाती है। क्या हुआ? जो स्पीशीज हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट में पाई जाती हैं। चूंकि स्पीशीज से अगला जो हमारा सुपर क्लास महावर्ग आता है टेट्रापोडा, और उसमें जो हम एम्फीबिया को पढ़ेंगे स्पीशीज से अगला, तो एम्फीबिया ऐसे जंतु हैं जो जल के साथ साथ स्थल पर भी पाया जाता है, यानी डुअल मोड ऑफ लाइफ उनमें पाई जाती है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है, एम्फीबियंस ऐसे हो गए जो पहले प्राणी है स्थल पर रहने के लिए अनुकूल हुए। हालांकि पूरी तरह स्थल पर भी नहीं होते, है ना, लेकिन स्पीशीज ऐसे प्राणी हैं जो कंप्लीटली क्या होते हैं, एक्वेटिक। तो एक सबसे महत्वपूर्ण जो इस वर्ग की कैरेक्टर है वो सबसे पहला और महत्वपूर्ण तो यही है कि सभी जो सदस्य हैं इस वर्ग के, जो सभी सदस्य हैं वो कैसे होते हैं, जलीय होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में यहाँ बिंदु लिख रहा हूँ, डिस्कस में आपको अच्छी तरह से करके बता दूंगा। सभी सदस्य जलीय यानी एक्वेटिक होते हैं। ये सीधा सा कैरेक्टर हम सभी को पता है कि स्पीशीज यानी मत्स्य यानी मछलियाँ कैसी होती हैं, जल में पाई जाती हैं। जल इनका आवास होता है, हमेशा चारों तरफ जल ही जल वातावरण के रूप में पाया जाता है। वो अब एक अलग बात है कि जल फ्रेश वाटर होगा या मैराइन होगा। कहने का मतलब है कुछ जातियां ऐसी हैं जो स्वच्छ जल में पाई जाती हैं मत्स्य की, लेकिन कुछ जातियां ऐसी भी हैं जो समुद्री जल में, खारे जल में, लवणीय जल में भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मत्स्य की जो जातियां हैं वो क्या नाम से समुद्री व स्वच्छ जलीय होती हैं, स्वच्छ जल में पाई जाती है, समुद्री जल में पाई जाती है। कुल मिलाकर आपको एक्वेटिक फॉर्म याद रखना है, एक्वेटिक हैबिटेट याद रखना है ना। तो मत्स्य की पहला महत्वपूर्ण कैरेक्टर क्या होगा कि एक्वेटिक होती है सभी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, हम दूसरे कैरेक्टर की बात करें तो देखिएगा, ये
जल में पाई जाती है। एक तरह का इनका वातावरण होता है, हमेशा चारों तरफ जल ही जल पाया जाता है। तो इनके रुधिर की एक खासियत ये है छात्रों, वैसे तो उनको शीत रुधिरधारी बोल देते हैं, लेकिन समझना इसका मतलब क्या है। शीत रुधिरधारी होती है ये, शीत रुधिरधारी, या फिर हम कह सकते हैं विषम असमतापी, असमतापी। ठीक है, दो शब्द है हमारे पास, दोनों को समझना। शीत रुधिरधारी कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं इनको, कोल्ड ब्लडेड। कैसी होती हैं? पीसीज के जो सदस्य जंतु हैं वो कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, शीत रुधिरधारी होते हैं, वैसे असमतापी होते हैं। इन दोनों का मतलब यह है, शीत रुधिरधारी का मतलब है जो रुधिर है इनका, उसका जो तापमान है वो लगातार बदलता रहता है। लगातार बदलने का मतलब है वातावरण की परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। जैसा वातावरण उसी के अनुसार रुधिर का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर चेंजेबल रहता है, यानी नियत या स्थिर या समान नहीं रहता है हमेशा, है ना। असमतापी का मतलब समान नहीं रहता है। तो ऐसी खासियत एक्वेटिक्स के मत्स्य वर्ग के जंतुओं में पाई जाती है। ये आप बिंदु हमारा बहुत अच्छा है, आपको ध्यान रखना है। तीसरे कैरेक्टर की हम बात करें, क्योंकि देखिए ये कैरेक्टर हम बारी बारी से एक एक वर्ग को लेकर के पढ़ेंगे। कोर्डेटा में जो सुपर क्लासेस के रूप में 5 हैं हमारे पास वर्ग, उन 5 का हमें महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स पता होना चाहिए। क्योंकि बेसिक थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट जो कंप्लीट कोर्डेटा पर है, आगे कोर्डेटा के ही बारे में अलग अलग जंतुओं को लेकर के अलग अलग तंत्रों के और सिस्टम्स के बारे में अध्ययन करके बताया गया है। तो ये जानना यहाँ बहुत जरूरी होता है, जिससे बेसिक जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। क्लासिफिकेशन के साथ साथ कैरेक्टर्स एंड एग्जाम्पल्स, 3 चीजें आपको याद रखनी होती हैं। कोर्डेटा हमारी बुक का नाम है, लेकिन कोर्डेटा का क्लासिफिकेशन, एक तो वर्गीकरण आना चाहिए मोटे तौर पर, दूसरा कैरेक्टर्स, प्रत्येक वर्ग के संघ के कैरेक्टर आने चाहिए, और एक एक वर्ग के यानी प्रत्येक वर्ग के 2-2, 4-4 एग्जाम्पल्स भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा इनका जो शरीर होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है। शब्द पर गौर करना, स्ट्रीम लाइन का मतलब है छात्रों, इसको हम हिंदी में बोलते हैं धारा रेखीय, धारा रेखीय बहुत अच्छा शब्द है, बार बार यूज आता है, आप लोगों ने सुना होगा। अब मत्स्य वर्ग के जो जंतु होते हैं उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, बनावट है, उसकी शेप है, वो कैसी होती है? धारा रेखीय होती है या नौकाकार होती है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन ये शब्द बात अक्सर यूज आता रहता है, धारा रेखीय। और इस धारा रेखीय यानी स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट को समझना। कहने का मतलब यह है जिस तरफ जल में ये जंतु गमन करते हैं, गति करते हैं, जिस दिशा में, उस दिशा से इन जंतुओं का जो शरीर है वो नुकीला होगा, यानी आगे से नुकीला, जिस दिशा में गति की जाती है उधर से नुकीला होगा और पीछे से चौड़ा होगा। तो धारा रेखीय का मतलब हो गया जिस तरफ धारा का गमन होता है उस तरफ नुकीला होता है, तो उससे क्या होता है? तैरने में सुविधा रहती है, गति करने में आसानी रहती है, बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से ये गति कर पाते हैं जल के अंदर। क्योंकि जल का बॉडी की सतह के साथ, सरफेस के साथ जो प्रतिरोध है वो कम से कम लग पाता है, जिससे बहुत अच्छे तरीके से गति कर पाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा कैरेक्टर इसी वर्ग का हुआ। अब देखिए अगले कैरेक्टर की बात करते हैं हम, तो इनका जो शरीर है, शरीर जो है 3 भागों में बटा हुआ, जिनको सिर, धड़ व पूंछ में हम विभाजित कर सकते हैं। ये ठीक है, देखिएगा मत्स्य वर्ग के जंतुओं का जो शरीर है वो 3 भागों में डिवाइड होता है, जिनको हम सिर, धड़ और पूंछ में विभाजित करते हैं। ठीक है, और
मतलब इनके जंतुओं में एक खास बात यह है कि गर्दन नहीं पाई जाती। कैरेक्टर को आपको समझना है, मैं शॉर्ट में यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूँ लेकिन डिस्कस करनी है। जो शरीर है वो सिर धड़ पूंछ में विभाजित है, ये अच्छी बात है, लेकिन गर्दन इनमें अनुपस्थित होती है। यानी जो सिर है वो सीधे धड़ से जुड़ा रहता है, धड़ और सिर के बीच गर्दन नहीं पाई जाती है। बहुत अच्छा कैरेक्टर है, आपको याद रखना। धड़ शरीर ग्रीवा जो है अनुपस्थित है, सिर धड़ पूंछ ये तीन शरीर के भाग होते हैं। ठीक है, ये भी आपको। अगले कैरेक्टर पर चलते हैं। अगले कैरेक्टर की हम बात करें तो मत्स्य वर्ग के जंतुओं में देखिए जो सिर होता है, सिर पर संयुक्त सिर पर एक जोड़ी नेत्र, एक जोड़ी नेत्र और नासा छिद्र, नासा छिद्र और कर्ण छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सिर पर एक मुख भी होता है चौड़ा, है ना, एक जोड़ी नेत्र भी होते हैं, नासा छिद्र भी होते हैं। सॉरी, आपको करेक्शन करना है, यहाँ एक गलत थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, नासा छिद्र इनमें नहीं पाया, नासा छिद्र नहीं पाए जाते भाई। ठीक है, और कर्ण छिद्र पाया जाता है, कर्ण छिद्र और नेत्र इनमें पाए जाते हैं। कहने का मतलब यह है एक जोड़ी नेत्र तो होते हैं, उसके अलावा कर्ण छिद्र और कर्ण छिद्र में कर्ण छिद्र ही है। कहने का मतलब यह है इनमें बाह्य कर्ण नहीं पाया जाता, बाह्य कर्ण यानी पिन्ना नहीं पाया जाता है, मध्य कर्ण भी इनमें नहीं होता है और केवल अंतःकर्ण इनमें पाया जाता है। और अंतःकर्ण के रूप में तीन नलिकाकार संरचनाएं इनमें मौजूद होती हैं, तीन नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती हैं अंतःकर्ण के रूप में। आपको ध्यान रखना है मध्य कर्ण और बाह्य कर्ण नहीं होता है, केवल कर्ण छिद्र पाया जाता है। और अंतःकर्ण में जो तीन वृत्ताकार नलिकाएं पाई जाती हैं उन्हीं के द्वारा जंतु का बैलेंस किया जाता है, जंतु को संतुलित किया जाता है, संतुलन बनाए रखा जाता है। ठीक है, तो आपको ये कैरेक्टर समझ में आया होगा ना। उसके अलावा देखिएगा इनके शरीर पर थर्मल स्केल पाए जाते हैं। डर्मल स्केल पर ये अच्छी खासियत है, पीसीज वर्ग में ये अच्छी खासियत है, डर्मल स्केल पाया जाता है। डर्मल डर्मिस से बना, त्वचा से बना स्केल, है ना, सल्क होते हैं। तो कहने का मतलब यह है इनकी त्वचा पर क्या पाए जाते हैं, सल्क पाए जाते हैं। कंप्लीटली इनकी जो त्वचा है वो सल्कों के द्वारा आच्छादित रहती है, ढकी रहती है। डर्मल स्केल इनका एक तरीके से बाह्य कंकाल बनाते हैं और प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो ये सभी में देखिए इस तरह का स्केल सभी में नहीं पाया जाता। हम मैमल्स की बात करते हैं तो कोई स्केल इनमें नहीं होता, है ना, एविज की बात करते हैं वहां पर भी नहीं होता, रेप्टिलिया में फिर स्केल पाया जाता है, एम्फीबियंस में स्केल नहीं होते हैं। ये अलग अलग विशेषता है। कहने का मतलब डर्मल स्केल इनमें पाया जाता है। आपने देखा होगा मत्स्य मछली के शरीर पर जो चमकीले सल्क छोटे हरे नीले लाल रंग के दिखाई देते हैं वो डर्मल स्केल है। ठीक है, पर्यावरण, तो ये भी एक अच्छी विशेषता है। उसके अलावा अगले कैरेक्टर पर चलते हैं। सात नंबर, तो इनके धड़ शरीर पर युग्मित पंख पाए जाते हैं। देखिए इनमें तैरने के लिए शरीर पर
पंख पाए जाते हैं, फिन्स पाए जाते हैं, वो फिन्स युग्मित भी हो सकते हैं, अयुग्मित भी हो सकते हैं, पेयर्ड भी हो सकते हैं और लोनली यानी अकेले भी हो सकते हैं। आपने चित्रों में और कहीं पढ़ा होगा, पृष्ठ सतह पर पृष्ठ पंख पाया जाता है, अधर सतह पर अधर पंख पाया जाता है, गुदा वाले क्षेत्र में कॉर्डल फिन पाया जाता है, पुच्छीय पंख पाया जाता है बच्चे, है ना। इस तरीके से ये युग्मित भी होते हैं, अयुग्मित भी होते हैं, पंख पाए जाते हैं और पंखों में फिनरेज पाई जाती है, फिन अरे पाई जाती है, जिनकी सहायता से उनको आलम्बन या सहारा मिलता है। और इनका मुख्य कार्य जो है पंखों का, फिन्स का, वो क्या है, तैरना, है ना। जंतु को तैरने में ये मदद करते हैं। तो ये भी एक अच्छा कैरेक्टर हमारे पास। अगले कैरेक्टर की बात करें तो इनका जो हार्ट होता है ये केवल 2 चैम्बर्ड होता है ना। हार्ट केवल कैसा होता है, 2 चैम्बर्ड होता है। ये भी अच्छी खास बात है। कैरेक्टर को देखिएगा, मत्स्य का, मछलियों का जो हार्ट है वो केवल 2 कक्षों का, है ना, 2 कोष्ठों का बना होता है, जिनमें एक आलिंद एक निलय होता है। और इनमें शुद्ध और अशुद्ध रुधिर को अलग अलग रखने की कोई व्यवस्था नहीं होती है, यानी इनके हार्ट में हमेशा अशुद्ध रुधिर ही रहता है, ये कह सकते हैं, है ना। और 2 में से एक आलिंद और एक निलय होता है। और इनका जो हार्ट है वैसे भी वीनस टाइप का होता है। हार्ट जो है वीनस यानी सिरिये टाइप का, सिरा वाला जो है, सिरा वाला होता है। सिराओं में शुद्ध रुधिर बहता है, ये हम जानते हैं। शुद्ध इनमें रुधिर का शुद्धिकरण थोड़ी मात्रा में होता है, कहाँ पर, गिल्स की पटलिकाओं पर, गिल्स की पटलिकाओं पर होता है। अलग से शुद्ध रुधिर को रखने की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं होती, यानी अशुद्ध रुधिर बहता रहता है। शुद्धिकरण थोड़ी मात्रा में, जब जल गिल पटलिका के ऊपर से गुजरता है तो उसके जल में O2 और CO2 का जो है डिफ्यूजन होकर के उसको शुद्ध कर दिया जाता है। तो इसलिए इतनी सी व्यवस्था यहाँ पर ये खास है। ठीक है, अगले कैरेक्टर की बात करते हैं। तो इनमें जो रेस्पायरेशन है, रेस्पायरेशन जो है मोस्टली गिल्स के द्वारा ही होता है। रेस्पायरेशन के लिए मुख्य अंग क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। और गिल्स की संख्या ऐसा माना गया है, गिल्स की संख्या 5 से 7 पेयर के रूप में होती है। कितनी जोड़ी होती है, 5 से लेकर के 7 जोड़ी होती है। अब कुछ अलग अलग किसी मत्स्य में, मछलियों में जाति के अनुसार 5 भी होते हैं, कईयों में 6 होती है, 7 में पाई जाती है। और इसमें भी कंडीशन अलग अलग है। ये गिल्स गिल चैम्बर में पाए जाते हैं, गिल कक्ष में पाए जाते हैं। और ये कभी कुछ जातियों में तो खुले होते हैं, ओपन, और कुछ जातियों में ये एक पतली झिल्ली के द्वारा ढके भी रहते हैं। और उस पतली झिल्ली को ओपरकुलम कहा जाता है, ओपरकुलम के द्वारा ढके रहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन है। और गिल्स जो है गिल लैमिला का बना होता है, गिल पटलिकाओं का बना होता है। अनेक संख्या में गिल पटलिकाएं पाई जाती है, जिनमें रुधिर का बहुत अच्छा प्रवाह पाया जाता है। और जैसे ही जल इनकी पटलिकाओं के ऊपर से गुजरता है तो ऑक्सीजन को अंदर ले लिया जाता है और CO2 को गुजरने वाले जल में विसरित कर दिया जाता है। दोनों गैसों का एक्सचेंज यहाँ पर हो जाता है, अर्थात श्वसन की क्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब श्वसन के लिए अलग से कोई ऐसा विकसित प्रकार का रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें नहीं पाया जाता है। कौन से अंग होंगे, गिल्स होंगे, आपको इतना ध्यान, गिल्स के द्वारा श्वसन होता है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो इनकी जो आरबीसी होती है, जो आरबीसी हैं ये एन्यूक्लिएटेड होती है, आपको ध्यान रखना। एन्यूक्लिएटेड होती है आरबीसी, एन्यूक्लिएटेड नहीं, न्यूक्लिएटेड होती है। आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है। न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या है, केंद्रक युक्त होती हैं, अर्थात इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ये ध्यान रखना है ना। क्योंकि हम मानव में अक्सर ऐसे पढ़ते आते हैं, परिपक्व अवस्था में मानव की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक होता ही नहीं है आरबीसी के अंदर।
लेकिन आपको ध्यान रखना पीसीज वर्ग के आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, इसलिए आरबीसी न्यूक्लियोटेड है, केंद्रक युक्त है। तो आपको ये कैरेक्टर बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर पर चलते हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से प्रारंभ होती है और कहाँ तक चलती है, अवस्था तक, क्लोएड तक। ठीक है, इसमें जो बीच के भाग होंगे, कहने का मतलब ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, आंत्र वगैरह है ना, वो सारे पार्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना है ये जो पार्ट है ये मुख्य है, क्लोएड यानी अवस्कर, अवस्कर इनमें पाया जाता है। और इसी अवस्कर में एलिमेंट्री कैनाल खुलती है, मूत्राशय भी इसी में खुलता है, जनन वाहिनियां भी इसी में खुलती है। बहुत स्पेशल कैरेक्टर है, आपको ध्यान रखना। एलिमेंट्री कैनाल एंड यूरेटर और क्या नाम से जो जनन नदियां हैं वो सब इसी क्लोएका यानी अवस्कर में खुलती हैं। अवस्कर का पाया जाना इनका बहुत अच्छा कैरेक्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा अगले कैरेक्टर में हम मस्तिष्क की और कपाल तंत्रिकाओं की बात करें तो इनमें जो मस्तिष्क है उसमें 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। देखिएगा आगे जैसे जैसे हम हायर फाइला की तरफ जाएंगे, उच्च वर्ग की तरफ जाएंगे, तो इन कपाल तंत्रिकाओं की संख्या इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर पीसीज में चूंकि ये जलीय है, बहुत ज्यादा इनको क्या नाम से परिवर्तित परिस्थितियों का सामना नहीं करना होता है, इसलिए कपाल की जो कपाल तंत्रिकाएं भी कम संख्या में होती है, यानी 10 जोड़ी है। अब हम मानो कि रेप्टिल एंड एवीज की बात करते हैं तो वहां 12 जोड़ी हो जाती है, संख्या बढ़ जाती है। कहने का मतलब यह है जो तंत्रिकाएं हैं कपाल क्रेनियम के अंदर, उनकी संख्या कितनी है, 10 जोड़ी है। ठीक है, और जो मस्तिष्क होता है वो भी मोनोकॉन्डाइलिक है, क्योंकि आगे के वर्गों में हम देखेंगे जो मस्तिष्क है वो डाइकोन्डाइलिक हो जाता है ना, 2 कॉन्डाइल्स में बटा होता है और थोड़ा विकसित ही हो जाता है। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना। अब हम बात करें अभी उत्सर्जन की, तो इनमें जो उत्सर्जन एक्सक्रीशन होता है वो मीजोनेफ्रिक